हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपनी एनसीईआरटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 5 पर आ चुके हैं। आज का जो चैप्टर है आपका ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। कई सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्रांति के बारे में पहले भी पढ़ के रखा होगा, सुन के रखा होगा। कई सारी महान विभूतियाँ ऐसी भी होंगी जिन लोगों ने इस क्रांति के बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। तो ऐसी कौन कौन सी महान विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं जिन लोगों ने 1857 क्रांति के बारे में नहीं सुना है? ईमानदारी से अपने अपने हाथ उठा लेना, नहीं तो सही बता रहा हूँ ऐसी ऐसी कस्में दूंगा कि आपको एग्जाम में 2 साल ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो शांति से बता देना किस किस ने 1857 क्रांति के बारे में नहीं सुना है। अब देखिए, अब ये जो क्लास है आपकी, इसमें आज हम देखेंगे जब जनता बगावत करती है। अगर यहाँ पर बात की गई जब जनता बगावत करती है तो बात आती है कि जनता बगावत करती क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज 1857 और उसके बाद, ये 1857 क्या था, इसमें क्या हुआ था, क्या पद्धतियां थी, क्या चीजें हमें देखने को मिली और उसके बाद की क्या क्या घटनाएं थी, इन सभी चीजों को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ तक तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब आइए आगे। अब देखिए, अब हम जब कल पिछला हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ब्रिटिश की नीतियों को देखा था। क्या देखा था हमने? ब्रिटिश की नीतियों को देखा था और उनके लोगों को देखा था। ठीक है, ब्रिटिश की नीतियों को देखा था और उनके लोगों को देखा था। अब नीतियों के अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या देखा था कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगा है। अधिक से अधिक भारत का क्या है, शोषण करने की मानसिकता के साथ में भारत में ये अपनी सत्ता को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ठीक, कि अधिक से अधिक भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसका शोषण किया जाए, अधिक से अधिक इनका एक तरह से क्या बोलते हैं आप, एक तरह से मान सकते हैं कि इनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी नीतियां कुछ ना कुछ ऐसी नीतियां थी जो तानाशाही वाली नीति आपको देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से भारत के जो कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको ये लोग नील की खेती करने के लिए मजबूर करेंगे। फिर आप आगे देखें किस प्रकार से ये लोगों के जो उद्योग होंगे उनको नष्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी होगी। यहाँ पर इस समय तक ब्रिटेन में आप देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी होगी। उसी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो और भी नीतियां होंगी इनकी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित, है ना, तो उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो जनता है धीरे धीरे आक्रोशित होना प्रारंभ हो रही होगी। इसमें मुख्यतः कौन थे, इनकी नीतियां और इनके अधिकारी जिम्मेदार थे। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी नीतियां थी जो मैंने आपको बताया अभी। पहली तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने हमारी जो कृषि पद्धति थी उसको बदला, जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने नील की खेती को प्रोत्साहन दिया और फिर किसानों को इन्होंने एक तरह से बेकार करने पर मजबूर किया, क्योंकि ये क्या करते थे, ये किसानों को एक जाल में फंसा लेते थे। जो महाजन होते थे वो इनको किसानों को लोन देते थे या फिर ऋण देते थे और ऋण ऐसा था कि कभी आप चुका नहीं सकते थे। तो एक तरह से यहाँ पर आपको जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, आपने देखा होगा कुकर को आप पैक कर दीजिए तो आप क्या करेंगे, कुकर जब आप पैक कर देंगे पूरी तरीके से, कहीं से उसमें एयर लीक होने की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा, कुकर फट जाएगा। तो वही यहाँ पर देखेंगे लोगों के अंतर्गत इतना दबाव आ गया था कि अब जो आक्रोश था कभी ना कभी तो वो फटना था। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बात की लोगों की। अब लोगों के बाद बात आती है जो यहाँ पर शासक वर्ग है। शासक वर्ग के अंतर्गत कौन, शासक वर्ग के अंतर्गत ये आते थे जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। इन्हीं राज्यों को हमने क्यों लिया, क्योंकि इन्हीं राज्यों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प और विलय की नीति के तहत इन लोगों को लिया गया था, इन लोगों को कब्जा किया गया था। अब उस समय के जो मुख्य शासक हुआ करते थे प्राचीन काल के, अपने मध्यकाल के, कौन हुआ करते थे, राजा महाराजा होते थे। आज भी उन लोगों को एक सम्मान की स्थिति प्राप्त है, किसे, राजा महाराजाओं को। अब आप मुझे बताइए, जब तक लोगों के ऊपर, जब तक जनता के ऊपर सब कुछ चल रहा है तब तक तो ठीक है, इन लोगों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो राजा महाराजा बने बैठे हुए हैं, जब तक इनकी सत्ता इनके पास होगी, इनके हाथ में होगी, तब भी इन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात कब बिगड़ेगी अधिक, बात अधिक जब बिगड़ेगी आपको देखने को मिलेगा कि जो सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, इनकी रियासतों को सरकार क्या करेगी, सरकार हड़प और विलय की नीति के तहत इनको अपने अंतर्गत ले लेगी। अब यहाँ पर हुआ कैसा था, यहाँ पर हुआ कुछ इस प्रकार था। जैसे अगर हम बात करते हैं झांसी की, तो झांसी में आप देखेंगे कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे इनको
जो ब्रिटिश कंपनी थी उत्तराधिकारी मानने से मना कर देगी और इनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करेगी। इसके बाद झांसी की रानी क्या करेंगी, झांसी की रानी अब पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये यहाँ पर विवादित मुद्दा है, विवादों में नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ाई से मतलब है। तो कुछ किताबें ऐसी है, जैसे हम सबसे बड़े इतिहासकार भारत के किसको मानते हैं, बिपिन चंद्रा को मानते हैं। बिपिन चंद्रा की किताब है, उसमें आप देखेंगे पहले या दूसरे पेज पर दिया गया है कि जब झांसी की रानी की संपत्ति को अंग्रेजों ने कब्जा करने का सोचा, उसे हड़पने की सोची, तो उस समय झांसी की रानी सभी बड़े अधिकारियों के पास गई और उनसे बोला कि अगर आप मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दो तो झांसी की तरफ से भी आपको क्या है, सहयोग मिलेगा। ये लाइन लिखी हुई है एनसीआर उनकी पुस्तक में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको देशभक्ति करनी है, लेकिन इतनी भी देशभक्ति नहीं करनी है कि आप क्या करें, आप उस चीज़ के विवाद के पीछे पड़ जाएं, ठीक है। इसकी तरह आप देखेंगे नागपुर, नागपुर में कौन है, नागपुर में पेशवा है। तो पेशवा के पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पेशवा के पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अवध पर आप देखेंगे क्या हुआ, अवध के नवाब काफी प्रसिद्ध थे, तो अवध के ऊपर जनता के हित में काम न करने के आरोप लगाए जाएंगे, तो इनको भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपको कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी देखने को मिलेंगी, जिससे भविष्य में आप क्या पाएंगे, भविष्य में जाके जो जनता है, अब जनता अपने ऊपर शासन जुल्म जब तक सह रही तब तक सह रही, लेकिन जब जनता के जो कर्ता धर्ता थे, जो उनको अन्नदाता थे, उनके ऊपर जब यहाँ पर अंग्रेज हाथ डालेंगे, तब जनता क्या है, तब जनता के अंतर्गत और भी आक्रोश आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अवध में और झांसी में, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब जब एक बात देखिए, अब जब तक जनता के ऊपर विद्रोह हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं है कि ये लोग अगर राजा बने बैठे हैं तो जनता के ऊपर उधर विद्रोह नहीं हो रहे थे, जनता तो अभी भी कट पिस रही थी अंग्रेजों की नीतियों के द्वारा, लेकिन इन लोगों में से किसी ने ज़्यादा काम नहीं किया उसके लिए, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों की बारी आएगी तो ये लोग आपको हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई देंगे, अंग्रेजों के पास जाएंगे, अंग्रेजों से मीटिंग करेंगे, उनसे अपनी संपत्ति वापस लेने के अनुरोध करेंगे, गुहार लगाएंगे। जब कोई इनकी नहीं सुनेगा तब आखिरी में जाके क्या करेंगे, तब आखिरी में जाके ये लोग विद्रोह करेंगे। यही कोई स्थिति कहाँ की थी, यही कोई स्थिति दिल्ली की थी। दिल्ली में आप देखेंगे बहादुर शाह जफर अभी शासक बना बैठा है, लेकिन सरकार बोल देगी, ब्रिटेन गवर्नमेंट बोल देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देगी, जो बहादुर शाह जफर हैं ये अंतिम मुगल शासक होंगे, अब हम मुगल शासक का जो पद है इसको खत्म कर रहे हैं। तो लोगों की भावनाएं यहाँ पर क्या, लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी। अब जब लोगों की भावनाएं भड़केंगी तो क्या होगा, जब लोगों की भावनाएं भड़केंगी तो यहाँ पर आप पाएंगे जनता विद्रोह करने के लिए क्या है, तात्पर हो जाएगी, जनता विद्रोह करना प्रारंभ कर देगी। जनता तो पहले से ही कट पिस रही थी, मैंने आपको बताया क्या, क्योंकि यहाँ पर ना तो एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाता, अर्थव्यवस्था पे, कृषि कार्य पर ध्यान दिया जाता, ना ही जो कृषि कार्य करते थे अभी तक, जो इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे उद्योग लगा के अपना काम का रोजगार चलाते थे, उनको भी एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नष्ट कर दिया गया था और बेतहाशा जुल्म उनके ऊपर ढाए जा रहे थे। नील की खेती के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। उसी की तरह आप देखेंगे अधिक से अधिक राजस्व संग्रह की उनसे कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये सारा एपिसोड हमें देखने को मिलता है, ठीक। अब बात आती है, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो किसान और सैनिक, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण वर्ग आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, किसान और सैनिक। किसान और सैनिक आपको देखने को मिलेगा। हिंदी की राइटिंग थोड़ी मेरी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। किसान और सैनिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर किसान और सैनिकों को आप देख रहे हैं, तो इनमें इन्हीं के द्वारा 1857 क्रांति की क्या नींव डाली जाएगी, इन्हीं के द्वारा इस चीज़ के बीज बोए जाएंगे। अब यहाँ पर आपने दो नाम देखे किसान और सैनिकों का, तो मैं आपको बता दूं इसमें हमने दो नाम क्यों रखे हैं, किसानों का और सैनिकों का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो किसान है, कौन, जो किसान है, ये क्यों परेशान है, ये क्यों परेशान है, ये परेशान है कर्ज की वजह से, ये परेशान है कर्ज की वजह से। कर्ज की वजह से क्यों परेशान है, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन कार्य तो सही से हो नहीं रहा है और ब्रिटेन वाले कर्ज के ऊपर कर्ज लगाते जा रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा जा रहे हैं, भारी भरकम यहाँ पर इनको लगान अदा करने पड़ रहे हैं, ठीक। कर्ज लगान इनको अदा करनी पड़ रही है, प्रोडक्शन कार्य नहीं होगा, जब आपकी इनकम नहीं होगी, सरकार आपसे टैक्स लेना चाहिए तो आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, विद्रोह कर देंगे। वर्तमान में सरकार क्या करती है, वर्तमान सरकार आपको एक लिमिट देती है, जैसे 5 लाख 7 लाख इतने ही तक आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बात है, अब सरकार अगर आपसे ये बोल दे कि आपके पास पैसा हो या ना हो, हमें इतना आपसे रेवेन्यू चाहिए, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया जाएगा, है ना,
विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है ना, आप देख कुछ जल्दी ही वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्यों? लोगों की इनकम तो नीचे जा रही है ना, अर्थव्यवस्था का आता पता नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं, और आप पेट्रोल के ऊपर, ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। एक अंडा की वैल्यू, जो एक अंडा होता है जो हमारे यहाँ 7-8 रुपए में मिलता है, वो भी बॉयल हुआ, तो वो ब्रिटेन में कितने, वो सॉरी पाकिस्तान में कितने का है, वो आपको 60 से 70 रुपए का आज की डेट में देखने को मिलेगा। तो इतनी महंगाई वहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको जल्दी गृह युद्ध देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। किसान किससे परेशान? किसान कर्ज की वजह से परेशान है। किसान अपने मनपसंद की खेती नहीं कर सकता। क्यों? 3 कठिया पद्धति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटेन वाले धीरे धीरे 3 कठिया पद्धति शुरू करेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई सारी चीज़ें और, कि जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी है। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी कच्चे माल की, वो यहाँ पर किसानों को उपजाने के लिए परेशान किया जाएगा। उनके लिए यहाँ पर बोला जाएगा कि आप ये प्रोडक्शन कीजिए। ठीक है, क्या क्या है, ये प्रोडक्शन कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए, अब जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे, या तो बात की हमने किसकी, किसान की। किसान के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से किसान की स्थिति नीचे जा रही है। अब बात आती है किसकी, अब हम बात करेंगे सैनिकों की, कि सैनिकों ने क्यों विद्रोह किए। बात आती है, अगर सैनिक यहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे हैं तो इनको तो अच्छा खासा पैसा मिलता होगा। अगर आप किसी के नीचे कार्य कर रहे हैं तो आपको तो अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, फिर आप विद्रोह क्यों करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, विद्रोह करने के क्या कारण थे। सैनिकों के विद्रोह करने के कारण थे धार्मिक, धर्म। जब सैनिकों को भर्ती किया गया था तो इन लोगों एक तरह से ये बोला गया था कि आपकी धार्मिक भावनाएं जो हुई उनको आहत नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेना में भर्ती कर लिया गया तो बोला गया मुसलमान जो हैं वो दाढ़ी नहीं रख सकते, हिंदू जो हैं वो टीका नहीं लगा सकते, ताबीज नहीं पहन सकते। तो इस प्रकार से हिंदुओं की, इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उनकी भावनाएं क्या है, आहत होते हुए आपको देखने को मिलेंगी। उनकी जो भावनाएं हैं वो आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा, इससे सैनिकों के अंदर विद्रोह आएंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अगला जो काम होगा, कम सुविधाएं। अब ये बात क्या होती है, कम सुविधाएं। देखिए, अब जब आप वर्तमान में देखेंगे तो भारतीय सेना के अंतर्गत सभी सैनिकों को समान सैलरी है, सभी सैनिकों की समान अलाउंसेस है, सभी सैनिकों के समान भत्ते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या होता था, ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंतर्गत आप पाएंगे यहाँ पर जो आप मान सकते हैं यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही है किसानों को, सॉरी सैनिकों को, क्या सैनिकों को यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं भारतीय सैनिकों को, ये कम होती थी अपेक्षा ब्रिटेन के सैनिकों के। ब्रिटेन के सैनिकों की सैलरी अच्छी होती थी, उनको खाना पीना अच्छा दिया जाता था, उनके सुख सुविधाएं अच्छी थी। वहीं भारत के सैनिकों को आप देखेंगे तो क्या होगा, भारत के सैनिकों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी उनको आधी मिलेगी, है ना, वो भी नियमित रूप से नहीं, सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं, खाना पीना उनको थर्ड क्वालिटी का देखने को मिलेगा। वहीं अगर युद्ध क्षेत्र में कोई ब्रिटिश सैनिक घायल होता था तो उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता था, भारतीय सैनिक कोई घायल होता था तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता था, उसका ट्रीटमेंट या फिर इलाज आप मान सकते हैं खुले मैदान में करवाया जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। फिर जब हम आगे आएंगे तो आगे आपको और भी कई सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे समुद्र यात्रा। समुद्र यात्रा, तो यहाँ पर आप देखिए प्राचीन काल में कई सारी मान्यताएं विद्यमान थी हमारे समाज में, है ना, हमारे समाज में कई प्रकार की मान्यताएं विद्यमान थी। मान्यताएं कैसी, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या नहीं करेगा, कोई व्यक्ति समुद्र की यात्रा नहीं करेगा। अब जब आप सेना में भर्ती हुए हैं तो ब्रिटेन को आपको पूरे हिंदुस्तान दुनिया में जहां पर भी आपकी ज़रूरत होगी वहां पर भेजा जाएगा। ठीक, जहां पर भी कंपनी आपको भेजना चाहे, जहां पर कंपनी को आपकी आवश्यकता लगेगी वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन आप यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे भारतीय धर्म में उस समय समुद्र यात्रा क्या हराम माना जाता था कि आप समुद्र यात्रा नहीं कर सकते, समुद्र यात्रा करना पाप होता है। ठीक है,
लेकिन भारतीय जो सैनिक थे इनको समुद्र यात्रा पर मजबूरी में भेजा जाएगा, नहीं भेजेंगे तो इनकी नौकरी ले ली जाएगी, इनकी ज़मीनें ले ली जाएंगी। तो इस प्रकार से इनको परेशान किया जाएगा। तो जब जो व्यक्ति जो सैनिक विदेश यात्रा पर जाएगा या फिर समुद्र यात्रा पर जाएगा, जब वो वापस आएगा तो समुदाय उसका बहिष्कार कर देता था कि अब आपका धर्म नष्ट हो गया, अब हमारे धर्म के व्यक्ति नहीं बचे हैं। तो एक तो यहाँ पर सैनिकों के साथ में द्वैम दर्जे का जो व्यवहार किया जा रहा है कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, वहीं यहाँ पर देखेंगे कि द्वैम दर्जे का जो व्यवहार हो रहा है वही उनके जो परिवार वाले हैं, उनको जो सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो ना तो सेना में इज्जत मिलेगी, ना सेना के बाहर इज्जत मिलेगी। ऐसे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो काफ़ी आप चर्चा में देखते होंगे, क्या? चर्बी वाले कारतूस। क्या देखते हैं हम? चर्बी वाले कारतूस। अब ये क्या होते थे? चर्बी वाले कारतूसों को आप देखेंगे तो जो पहले सेना एक अलग बंदूक का प्रयोग करती थी, फिर इसके बाद जब 1857 के 2-3 साल पहले बंदूकों को क्या क्या रिप्लेस किया गया। बंदूकों को रिप्लेस करने से मतलब जो पुरानी बंदूकें थी उनको हटाकर नई प्रकार के इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जब नई प्रकार की राइफल आई तो उसमें एक बंदूक के अंदर जो गोली डाली थी, कार्टेज बोलते थे, इस प्रकार की होती थी। उसमें आगे एक कवर लगा रहता था जिसको आपको दांत से तोड़ना होता था। फिर उसके बाद जो बारूद रहती थी उस बारूद को आपको आगे से नली में डालना होता था और फिर उसमें गोली डालनी होती थी। इस प्रकार से बंदूक चलती थी। तो जो दांत से काटने वाला पदार्थ था, इसके बारे में एक चर्चा बाजार में आई। क्या? एक चर्चा यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि ये गाय और सुअर, क्या है यहाँ पर? गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। मतलब कि इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब गाय हिंदू धर्म के लिए पूजनीय है और सुअर का मांस इस्लाम धर्म में हराम माना गया कि इसका मांस खाने योग्य नहीं है। तो एक तरफ तो आप देखेंगे गाय की चर्बी के कारण हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, दूसरी तरफ सुअर की चर्बी की अफवाहें जो उड़ेंगी उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपको पाने को देखने को मिलेगा इस्लाम में जो मुस्लिम रेजिमेंट होगी उनकी भावनाएं यहाँ पर आहत होते हुए आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी कि कोई उच्च वर्ग का, कोई निम्न वर्ग का, कोई अलग जाति का, तो यहाँ पर क्या हुआ? उस टाइम ये विद्यमान थी हमारे समाज में। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन वाले भारत में आए, इन्होंने अपनी सेना स्थापित की, भारतीयों को शामिल किया, तो सभी को एक ही रेजिमेंट में इनमें रख दिया गया। कोई भी जाति के बने रहे, कोई भी धर्म के बने रहे, किसी वर्ग के बने रहे, सभी को एक रेजिमेंट में रख दिया गया। अब जब एक ही रेजिमेंट में आप सभी व्यक्तियों को रख रहे हैं तो क्या हुआ? तो यहाँ पर आपको सबकी भावनाएं आहत होती हुई दिखाई देंगी और लोग क्या करेंगे? लोग इनका, गांव वाले इनका बहिष्कार करेंगे, है ना? लोग इनका बहिष्कार करेंगे, गांव वाले इनका बहिष्कार करेंगे, अपने समाज से बाहर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये सारी पद्धतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण मंगल पांडे आखिरकार क्या करेंगे? विद्रोह प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और मंगल पांडे विद्रोह कब करेंगे? 8 अप्रैल 1857 को। कब होगा? 8 अप्रैल 1857। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को आपकी जो क्रांति है ये शुरू हो जाएगी। अब यहां पर आप देखेंगे जैसे कि भारतीय लोग अगर ब्रिटेन की नीतियों से खुश नहीं हैं तो ब्रिटेन वाले भी भारतीयों को खुश करने के लिए समय समय पर कई सारे सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि, एक मिनट, जैसे कि आप देखेंगे सुधारों की प्रक्रिया भी एक साथ साथ में चलती रहेगी। भारतीयों के ऊपर क्या हो रहा है? भारतीयों के ऊपर एक तो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, कौन? ब्रिटिश वाले। वहीं पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कई सारे सुधार कर रहे हैं। सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले क्या होगा? जब अंग्रेज भारत में सुधारों की प्रक्रिया करेंगे तो इसमें ये लोग समाज सुधार पर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि सती प्रथा पर रोक लगाएंगे। सती प्रथा आपको पता होगा, इतिहास में एक प्रथा होती थी, सती प्रथा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी जब किसी महिला का पुरुष या फिर किसी महिला का पति की देहांत हो जाता था और जब उसको चिता पर जलाया जाता था तो महिला को भी उसके साथ में क्या किया जाता था? महिला को भी उसके साथ में बैठा दिया जाता था।
जलने के लिए, मरने के लिए। ये क्यों प्रथा होती थी? ये प्रथा का जो मेन रीजन होता था उसको आप पाएंगे, उसमें जो महिला होती थी उसका तो पति मर गया, अब वो महिला एक तरह से उस पति के परिवार के ऊपर आश्रित हो गई है। ठीक, अब जब आगे जाके संपत्ति का विभाजन होगा तो इस महिला को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और इस महिला की जिंदगी भर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? तो इन सभी से बचने के लिए लोग क्या करते थे, लोगों ने एक पद्धति चालू की जिसे सती प्रथा बोला जाता था। इसमें महिला से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को जबरदस्ती जलती हुई चिता पर बैठा दिया जाता था। अब आप थोड़ा सा जल जाते हैं तो आप क्या है, आप परेशान हो जाते हैं और कम से कम उससे 10-12 दिन तक पीड़ित रहते हैं। तो यहाँ पर आप किसी को जिंदा जला रहे हैं, कोई ऐसा पॉसिबल होगा, कोई यहाँ पर जलने के तैयार हो, तो क्या किया जाता था, महिलाओं को पहले कई सारे प्रकार के नशीले पदार्थ खिलाए जाते थे जिससे उसको होश ना रहे कि क्या होने वाला है। फिर उसको कुछ लोग वहाँ पर तक लेके जाते थे जहाँ पर पति की चिता जल रही थी, उस पर उसको बिठा दिया जाता था महिला को, और लठैत जो होते, जो डंडे लेने वाले के लोग खड़े रहते थे कहीं ये महिला बाहर न निकल आए। इस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं के साथ व्यवहार होता था। तो इस प्रथा को देखते हुए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। अब विधवा विवाह को प्रोत्साहन ऐसे दिया गया था जैसे भारत में कई सारे समाज सुधारक हुए। राम मोहन रॉय राम मोहन रॉय को देखेंगे आप, है ना, राजा राम मोहन रॉय, इनको देखेंगे, और भी कई सारे समाज सुधारक आपको देखेंगे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो ऐसे जो समाज सुधारक हुए, इन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट से अपील की कि भारत में जो विधवा पुनर्विवाह है इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्यों दिया चाहिए, इसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। और यहाँ पर बात आती है कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन क्यों दिया जाना चाहिए। अधिकतर युवा क्या थे, अधिकतर युवा सेना में थे। अब जब सेना में अधिकतर युवा थे तो वो बचपन में उनके विवाह हो जाते थे, बच्चों के विवाह बचपन में होते थे। तो जब सेना में युवा भर्ती किए जाते थे तो इनके साथ में क्या था, जब इन लोगों को युद्ध में भेजा जाता था तो ये लोग, इनकी डेथ युद्ध में क्षेत्र में हो जाती थी। ठीक है, अब इनकी जो पत्नियां थी छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थी। अब पूरा जीवन व्यतीत करना विधवा के तौर पर काफ़ी मुश्किल होता था, और विधवा का जीवन आप देखें वर्तमान में भी एक तरह से काफ़ी मुश्किल होता है, लोग उसको अपने ऊपर वजन मान लेते हैं। तो ये तो हम काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, पूरे जीवन उस महिला की कौन जिम्मेदारी उठाए, पूरे जीवन उस महिला का कौन सहयोग करे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उस महिला को कई सारी यातनाएं दी जाती थी जिससे उसकी क्या जल्दी डेथ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जब ये चीज़ें चल रही हों तो राजा राम मोहन रॉय क्या करेंगे, राजा राम मोहन रॉय आगे आकर यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजों के साथ में मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर विधवा विवाह का विधवा विवाह की पद्धति को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, जिससे जो बालिकाएं कम उम्र में क्या हो रही हैं, कम उम्र में उनका पति की डेथ हो रही है, तो उससे वो अपने जीवन को आगे निर्वाह कर सकें, आगे अपने जीवन को चला सकें। इसी प्रकार आप देखेंगे 1830 आते आते आपको देखने को मिलेगा भारत में ईसाई मिशनरियों को क्या किया जाएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। कब तक, 1830 में। ठीक है, 1830 में आप देखेंगे जो ईसाई मिशनरी थे इनको धार्मिक प्रचार का स्वतंत्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो 1830 में धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता मिल जाएगी। किसको, ईसाई मिशनरी को। ईसाई मिशनरी कौन होते थे, ये लोग समूह में जाकर जगह जगह पर अपने धर्म का प्रचार करते थे। अब ये प्रचार से क्या होगा, ये प्रचार से आप एक तरह से मान सकते हैं कि जो लोग होते थे वो इनके धर्म को मानना प्रारंभ कर दें, ये अपने धर्म का एक तरह से प्रचार करते थे। ठीक है, प्रचार का पद्धति समझ में आई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा सकें, बदलवा सके। अब यहाँ पर जो लोग आराम से नहीं मानते थे उन्हें लालच दिया जाता था। कैसे, अगर आप ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे तो आपको आपके पिता की संपत्ति में अधिकार दे दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, एक फिक्स आपको इनकम दी जाएगी जिससे आप अपना भरण पोषण कर सकें। तो इस प्रकार के कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कंपनी के द्वारा की जाएंगी। अब एक तरफ कंपनी सोचेगी कि ईसाई मिशनरियों के प्रचार से उसको फ़ायदा होगा, लेकिन ये चीज़ क्या, ये चीज़ एक तरह से अंग्रेजों के गले की फांस बन जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 1830 तक लोग जो थे अपने धर्म को लेकर सेंसिटिव थे।
जब आप किसी धर्म को परिवर्तित करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। जब लोगों की भावनाएं आहत होंगी तो लोग क्या करेंगे, लोग विद्रोह करना प्रारंभ कर देंगे, लोग यहाँ पे उपद्रव प्रारंभ कर देंगे। तो एक तरह से आप देख रहे हैं धीरे धीरे किसान विद्रोह चल रहे हैं देश में, उसके बाद देखें धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, है ना, ईसाई मिशनरी आ रहे हैं भारत में, कोई कई सारे चीज़ें मिलकर एक क्या बारूद का ढेर बनती जा रही हैं। ठीक, बारूद का ढेर ये बनती जा रही है। अब इस बारूद में आग किसने लगाई थी, इस बारूद में आग लगाई थी चर्बी वाले कारतूसों ने। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो इसका एक कारण ना होकर कई सारे कारण थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कई सारे कारण थे तो कोई ना कोई तत्कालीन कारण तो रहा होगा। यूक्रेन, या फिर आप यूक्रेन को ले सकते हैं और दूसरा आप रशिया को ले सकते हैं। आप यूक्रेन और रशिया को ना लेना चाहे तो आप ले लीजिए इजराइल को और फिलिस्तीन को। इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे जो हैं काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी समय से इनके बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था हमास की कुछ आतंकवादी इजराइल में घुस गए थे, तो यही तो तत्कालीन कारण था। तो हर घटना के पीछे एक ना एक तत्कालीन कारण होता है। तो 1857 क्रांति जो लोगों की प्रक्रिया के द्वारा घटित हुई, इसमें तत्कालीन कारण क्या था, यहाँ पर हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया चर्बी वाले कारतूस। अब जो चर्बी वाले कारतूस थे, इनके साथ में क्या विडंबना थी, इनमें आप देखिए जो अभी हम चर्चा करके आए हैं, इनको जो खोलने की पद्धति थी, इनमें जो ऊपर कवर रहता था वो क्या था, वो गाय और सूअर की चर्बी का बना था। जो हिंदू के लिए गाय तो इस्लाम के लिए सूअर हराम था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हुई कि किस प्रकार से चर्बी वाले कारतूसों के पीछे तत्कालीन कारण था 1857 क्रांति का। अब जब ये बात सैनिकों को पता पड़ती है तो सैनिक क्या करेंगे, सैनिक बंदूक चलाने से मना कर देंगे। जब सैनिक बंदूक चलाने से मना करेंगे तो इन लोगों को मजबूर किया जाएगा कि अगर आप अपनी जो इन्फेंट्री है इसका आप आदेश नहीं मानेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसी कुछ पद्धतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मंगल पांडे नाम के आपको एक क्या है सैनिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मंगल पांडे नाम के आपको एक सैनिक देखने को मिलेंगे। मंगल पांडे क्या करेंगे, मंगल पांडे को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये पूरे एक 1870 जो क्रांति थी उसके मेन हीरो थे, मेन कर्ता धर्ता थे। जब इनकी इन्फेंट्री को मजबूर किया जाएगा बंदूक चलाने के लिए तो क्या होगा, बंदूक चलाने के जब मजबूर किया जाएगा, हुआ कुछ ऐसा था कि इनके एक मित्र थे जो ब्रिटेन सेना में अधिकारी थे। ठीक, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि जो बंदूक आपको प्रयोग की जा रही है इसमें किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया चर्बी का। तो ये अपनी इन्फेंट्री के विरोध में जाकर उस बंदूक को चला देते हैं। जब ये उस बंदूक को चलाते हैं तो इनके साथ के जो लोग थे, इनके परिवार के जो लोग थे, उनको विश्वास था कि इसमें चर्बी वाले कारतूस हैं। इनका बहिष्कार कर दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है इनका। जब इनको ये बात पता पड़ती है तो अगले दिन फिर से रेजिमेंट खड़ी होती है तो ये अपने अधिकारी में गोली मार देते हैं। क्या करेंगे ये अपने अधिकारी में गोली मार देंगे। कब गोली मारेंगे, मैंने भी आपको बताया था 8 अप्रैल 1857 को ये अपने अधिकारी में गोली मार देंगे। अब आप मुझे बताइए, आप उस समय ऐसे किसी अधिकारी में गोली मार रहे हैं जो सेना का अधिकारी है, तो वो ये बहुत बड़ी बात होती थी। आज की डेट में भी आप ऐसा कोई घटना सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी घटना एक देश में मानी जाती है। तो उस समय आप अंग्रेजों में गोली मार रहे हैं। अब क्या होगा, अंग्रेजों ने मंगल पांडे को पकड़ा और इनको कुछ ही समय में फांसी दे दी। ठीक है, क्या हुआ, मंगल पांडे को पकड़ा जाएगा और कुछ ही समय में फांसी दे दी जाएगी। जब इनको फांसी दी जाएगी और इनके साथ में जो दोस्त मित्र थे उनको सेना से निकाल दिया जाएगा। ये सारी जब घटनाएं घटित होंगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बाकी की रेजिमेंट थी वो विद्रोह कर देगी। और जब वो विद्रोह करेगी तो मेरठ से ये विद्रोह आपका प्रारंभ हुआ मई 1857 में। जब 1857 में विद्रोह प्रारंभ होगा तो ये विद्रोही जो होंगे कहाँ आएंगे, ये विद्रोह करते करते अपने रेजिमेंट से सीधे चलना प्रारंभ करेंगे दिल्ली की तरफ। यहाँ पर बिपिन चंद्र जी की जो किताब है उसमें आप पाएंगे शुरुआत ही यहाँ से होती है कि सुबह की किरण अभी सूरज का हो ही रहा था कि दिल्ली की सड़कों पर सेना की एक टुकड़ी आती हुई दिखाई दी। ये सेना की टुकड़ी कौन थी, ये विद्रोहियों की सेना थी। अब उस टाइम कम्युनिकेशन तो इतना अच्छा था नहीं कि हाल फ़ोन घुमा दिया जाए 20 रास्ते में इनको पकड़ लिया जाए, वर्तमान में होता है।
तो जब ये लोग विद्रोही दिल्ली की तरफ आ रहे थे, इनका एक मुख्य उद्देश्य था कि हम अपनी एक ऐसे नेता की खोज करें जो हमारे विद्रोह को लीड कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लोग दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर क्या करेगा? बहादुर शाह जफर जो है इनको दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर से जो कंपनी होगी आपकी, ये बहादुर शाह जफर को फिर से क्या करेगा? दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक नियुक्त करने के लिए आ रही थी। ये दिल्ली तक आती है, ठीक है, और अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर देती है, और फिर दिल्ली के जो रेजिमेंट थी इनको यहाँ से भगा देती है और दिल्ली पर कब्जा कर लेती है। अब ये जो बात थी धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाती है। जब ये अन्य क्षेत्रों में भी फैलती है तो फिर आप पाएंगे जैसे कि झांसी हुई, सतारा हुआ, और भी अवध हुआ, और भी कई सारे, जैसे आप बिहार में देखेंगे, है ना, कुंवर सिंह। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारीखों पर विद्रोह होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जब ये विद्रोह हुए तो इसके असफलता के कारण भी हम बात करेंगे आगे कि ये सफल क्यों हुआ था। तो धीरे धीरे आप देखेंगे विद्रोह प्रारंभ हुए, जैसे कि सबसे फेमस भारत में मध्य प्रदेश में आप देखेंगे झांसी की रानी का। इसी के साथ में राजगढ़ की रानी थी एक अवंती बाई। इन्होंने 4000 की सेना को लेकर अपनी विद्रोह जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट की कंपनी थी या फिर भारतीय जो कंपनी थी और ब्रिटेन की, उस पर हमला कर दिया और उनको काफ़ी मारकाट मचाई थी, लेकिन अंतिम में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी कुछ समय बाद, है ना। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। अब ये जो एपिसोड चल रहा है इसमें आप देखेंगे जो दिल्ली में जो सैनिक आ चुके हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बहादुर शाह जफर को अपना लीडर नियुक्त कर देंगे और एक मीटिंग होगी कि अगर हम यहाँ पर ब्रिटेन वालों को भगा देते हैं, जो लग भी रहा था कि ये भगा देंगे, तो क्या होगा, तो शासन कौन करेगा दिल्ली पर या फिर भारत पर। ये सबसे बड़ी बात उभर के आती है। तो जितने भी लोगों के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हमने बात की थी सतारा, संबलपुर, उदयपुर, रागपुर, झांसी, अवध, इन सब लोगों से चर्चा की गई कि आप किस व्यक्ति को अपना शासक अपॉइंट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम बहादुर शाह जफर को ही अपना या फिर भारत का शासक नियुक्त करेंगे, जैसे पहले यहाँ पर ये शासक हुआ करते थे। अब इनको बहादुर शाह जफर को फिर से शासक बनाने के लिए क्यों यहाँ पर ये लोग आतुर थे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले मुगल के नीचे ही ये सारी रियासतें अपना कार्यकाल संभाल रही थी और सभी जो राज्य हुआ करते थे एक खुशहाल तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, अपने अस्तित्व को बचाए हुए थे। ब्रिटेन ने आगे सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, जिससे यहाँ पर जो ये सारी रियासतें इनकी व्यवस्था गड़बड़ा गई। तो जनता को भी यहाँ पर यकीन था, भारतीय जनता को भी यहाँ पर भरोसा था और इन लोगों को भी भरोसा था जो ये रियासतों के शासक थे कि कहीं ना कहीं जो हमारी दुर्गति वर्तमान में हुई है इसको हम बचा सकते हैं, कैसे, फिर से मुगल सत्ता को स्थापित करके। यही यहाँ पर व्यक्ति सोचते थे। ठीक, तो जब यही व्यक्ति सोचते थे तो इन्हीं सब कारणों से आपको 1857 की क्रांति होती हुई दिखाई देगी। अब जब 1857 की क्रांति हुई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों के द्वारा, इसे हम अपनी रेगुलर क्लासेस में भी समझेंगे। अभी यहाँ पर जो हम इतनी चीज़ें देख रहे हैं जो हमें एनसीईआरटी में बताया गया है। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या थी। शुरुआत को अंग्रेजों में समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है इतने तुरंत टाइम में। जब तक वो संभल पाते तब तक ये क्रांति पूरे क्षेत्र में उत्तर भारत में फैल चुकी थी, मुख्यतः बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन रीजनों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो जब ये क्रांति फैल चुकी थी तो इस क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से अतिरिक्त अंग्रेजों की टुकड़ी मंगवाई। ठीक है, अंग्रेजों की अतिरिक्त टुकड़ी मंगवाई गई, कहाँ, भारत में, क्योंकि विद्रोह तो करने वाले भारतीय थे। और जो क्षेत्र जहां पर भारत में विद्रोह नहीं हो रहे थे, जैसे दक्षिण का रीजन हुआ आपका, यहाँ से अतिरिक्त सेना उत्तर की तरफ मंगाई गई। अब ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो शासक थे यहाँ पर, वो धीरे धीरे क्षेत्रों को पुनः वापस करना प्रारंभ करेंगे, वापस पुनः लेना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये क्षेत्रों को वापस लेते जाएंगे तो क्या होगा, तो लोगों को जो विद्रोह कर रहे हैं उनको सजाएं दी जाएंगी, कई लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, कई लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जैसे कि राजगढ़ की रानी अवंतीबाई, है ना। उसके बाद आप देखेंगे झांसी की रानी खुद को कटार घोंप ली थी हीरोज से युद्ध करते हुए। तो हीरोज ने स्टेटमेंट दिया था कि 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्द था तो कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। ठीक, अब ये जेंडर पर लेके मत जाना,
ये क्या था, ये इस तरह से युद्ध कर रही थी, अंग्रेजों को भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, इतनी कुशलता से ये युद्ध कर रही थी। ठीक है, इसके लिए इन्हों उपमा दी गई थी, उपाधि दी गई थी। अब आगे आइए, अब इतनी चीज़ें आपको पता पड़ी, उसके बाद आप पाएंगे जैसे ही दिल्ली पर कब्जा किया गया तो इस विद्रोह के नेता कौन थे, बहादुर शाह जफर। अब जब मैं इस घटना को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। क्यों होता है, बेचारा 80-90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति सरकारी पेंशन पे जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब ठीक है, कुछ दिन और बचे थे बेचारे के, जी लेने देते, लोगों ने उसको नेता बना दिया। अब अंतिम समय में कहाँ जाके छुपेगा, हुमायूं के मकबरे में। अब जब हुमायूं के मकबरे में अपने सैनिकों के साथ में ये छुपा हुआ है, बच्चों के साथ में छुपा हुआ है, अंग्रेज जाके इसको पकड़ लेंगे। अंग्रेज घोषणा करेंगे या तो आप बाहर आ जाओ, नहीं तो हम सबको यहीं पर दफन कर देंगे। तो जब पहले हुमायूं का जो बहादुर शाह जफर है, ये बाहर निकल के आते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं, लेकिन इनके बेटे तब तक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। इनको पकड़ लिया जाता है, किसको, बहादुर शाह जफर को। फिर 2-4 दिन बाद इनके बेटे भी आत्मसमर्पण कर देते हैं, हुमायूं के मकबरे से बाहर आ जाते हैं। हुमायूं का मकबरा जब मैं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि छोटा सा कोई मकबरा होगा 4 खंभों के ऊपर टिका हुआ, दबला कुचला हुआ। हुमायूं का मकबरा बहुत ही बड़ा शानदार एक मकबरा है। ताजमहल से इसकी आप तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ताजमहल से पहले इसको बनाया गया था और ताजमहल इसकी ही कॉपी माना जाता है। ठीक है, तो अच्छा खासा एक पूरा भूभाग है। और जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मुगलों की कब्रगाह किस मकबरे को बोला जाता है, तो ये हुमायूं के मकबरे को ही बोला जाता है, क्योंकि नाम केवल हुमायूं का मकबरा है। लगभग यहाँ पर आपको 150 कब्रें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो कई सारी कब्रें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया। 2-4 दिन बाद इनके पुत्रों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जब इनके पुत्र आत्मसमर्पण करते हैं तो क्या होगा, इनके पुत्रों के आत्मसमर्पण कहाँ हुआ था, हुमायूं के मकबरे में। ठीक, हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को पकड़ा जाएगा। अब इनके जो बेटे हैं बहादुर शाह जफर के, ये भी क्या करेंगे, ये भी अपने आप को समर्पण कर देंगे। कब, 2 से 3 दिन बाद। तो इनके बेटों को गोली मार दी जाएगी हुमायूं के मकबरे पर, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जो यहाँ पर पेंशन याफ्ता थे, इनको कहाँ भेजा जाएगा, इनको रंगून भेज दिया जाएगा, और रंगून में ही कुछ वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मांग थी ब्रिटेन वालों से कि जहां मैं पैदा हुआ हूं कम से कम वहां पर मर जाने दो, लेकिन ब्रिटेन वाले इनको रंगून भेज देंगे, क्योंकि आप विद्रोह करोगे, इनको रंगून भेज दिया जाएगा, इनकी वहां पर हत्या कर दी जाएगी। इसी प्रकार से जो मराठा शासक जो पेशवा थे उस टाइम, उनको भी उठाकर बिठूर भेज दिया जाएगा, उनको भी पेंशन बांध दी जाएगी। ठीक है, उनको भी यहाँ पर सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सभी को सजाएं दी जाएंगी, सभी को यहाँ पर अधिकारों से छोड़ दिया जाएगा। बिठूर के शासक जो पेशवा थे उनकी पेंशन तो पहले ही बंद कर दी गई थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे कंपनी के पलटवार आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, सितंबर में आप देखेंगे, सितंबर 1857 में दिल्ली को कब्जे में लिया जाएगा। सितंबर 1857 में अंग्रेज क्या करेंगे, दिल्ली को वापस अपने कब्जे में लेंगे। दिल्ली को वापस कब्जे में लेने मतलब समस्त हिंदुस्तान को कब्जे में ले लिया। ठीक, जून 1858 में लक्ष्मीबाई की देहांत हो जाएगा, है ना, किससे, यूरोप से लड़ते हुए। उसी प्रकार आप देखेंगे मार्च 1858 में लखनऊ के ऊपर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, जो हजरत महल के नियंत्रण में था। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ चल रही हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं 1857 की क्रांति के अंतर्गत। अब बात आती है कि विद्रोह के बाद के वर्षों में क्या हुआ। जब यहाँ पर विद्रोह हुआ तो यहाँ पर ब्रिटेन ने भी सोचने की बात की कि इतने बड़ा विद्रोह कैसे हो सकता है। अब जब ये अनएक्सपेक्टेड विद्रोह था, अचानक से विद्रोह हुआ, तो ब्रिटेन वालों ने भी सोचा कि इतना बड़ा विद्रोह कैसे यहाँ पर संपन्न हो गया। तो जब ये विद्रोह की हम बात करते हैं तो देखेंगे आप देश के शासक को भरोसा दिया गया, जो विद्रोह तो हो गया था, अब बोले कि ऐसे विद्रोह भविष्य में ना हो पाए तो इनके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके बाद सरकार ने अपनी नीतियों को बदला। अभी तक जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत में, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक एक्ट लेके आया जाएगा। अभी तक जो गवर्नर जनरल थे, देखिए 1858 के पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे,
अरे यार, हाँ, तो अभी तक जो व्यवस्था थी भारत में ब्रिटेन की, इसमें क्या, इसमें परिवर्तन कर दिए गए। परिवर्तन कैसे किए जाएंगे? अभी तक जो भारत में गवर्नर जनरल है, कौन है अभी तक भारत में गवर्नर जनरल? 1858 के पूर्व आप देखिए, 1858 के पूर्व जो भारत में गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो भारत में गवर्नर जनरल है, वो क्या करेगा? वो अब भारत में वॉइस रॉय के नाम से जाना जाएगा। भारत में अब यही व्यक्ति वॉइस रॉय के नाम से जाना जाएगा, यानी कि पदवियों में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। और भारत के शासकों को यहाँ पर आश्वासन दिया जाएगा कि आपकी संपत्ति अब कोई नहीं हड़पेगा, आपके टाइटल जो है आपको वो टाइटल दिए जाएंगे, आप अपनी सत्ता के साथ में रहिए, कोई यहाँ पर दखल नहीं करेगा, ठीक। और यहाँ पर कई प्रकार से उनको बोला जाएगा कि आपके रियासत को भी नहीं कोई हानि पहुंचाई जाएगी। एक प्रकार से आप जहाँ जिस पोजीशन में वर्तमान में इसी में आप रहेंगे। तो इस प्रकार के आश्वासन पाते ही शासक क्या करेंगे? फिर से अंग्रेजों का प्रारंभ कर देंगे, अंग्रेजों के साथ देना शुरू कर देंगे और पार्टी इनका चालू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना का क्या है? भारतीय सेना का अनुपात कम कर दिया जाएगा। अभी तक जो भारतीय सेना का ब्रिटेन में की सेना के साथ में जो अनुपात था, वो भारतीय मेजोरिटी में था, भारतीय अधिक रहते थे, ब्रिटेन के सैनिक कम रहते थे। लेकिन जब इन्होंने देख लिया कि विद्रोह हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? पहली बात तो जहां कंपनी ने विद्रोह किया था वहां की कंपनी को पूर्णतः हटा दिया गया, ठीक है। और जहां के लोगों ने समर्थन किया था, जब दक्षिण भारत हुआ और भी क्षेत्र हुए, जिन लोगों के द्वारा सपोर्ट मिल रहा था, उन लोगों को इन्होंने और ज़्यादा भर्ती करना प्रारंभ किया, ठीक। इसके बाद आप जाएंगे, ब्रिटेन की रेजिमेंट को यहाँ पर अतिरिक्त सैनिकों की संख्या के तौर पर रखा गया, किसमें? भारत की सेना में, ठीक है। अंग्रेजों का अनुपात बढ़ा दिया जाएगा। और फिर इसमें आप देखेंगे भारत के जो रीति रिवाज थे जिसके लिए विद्रोह हुआ था, विद्रोह की एक कारण रीति रिवाज भी था कि भारतीयों को अपने रीति रिवाज मानने के लिए यहाँ पर क्या है? विवश किया गया था, ना मानने के लिए विवश किया गया था। लेकिन अब जो कंपनी थी वो बोल देगी, ठीक है, आपके जो धार्मिक चिन्ह है, धार्मिक जो क्रियाकलाप है, आप उनको कीजिए, हमें उनसे कोई विद्रोह नहीं है। एक तरह से कंपनी अपनी नीतियों को दबा देगी और भारतीयों को थोड़ा सम्मान प्राप्त होगा। ये था आपका 1857 के विद्रोह के कारण और उसके परिणाम, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे जाकर इतने परिवर्तन किए जाएंगे कि 1947 तक कोई भी आपको सैनिक विद्रोह बड़ी मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे 1857 की क्रांति थी। ये हमने क्रांति के बारे में समझा और क्रांति संबंधित हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। अब यहाँ पर केवल मैंने आपको वही चीज़ बताई है जो आपके एग्जाम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो हर एक घटना के दिन की घटना आपको बतानी पड़ेगी, जो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसको हम अपनी रेगुलर क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी से हमें यही चीज़ जानकारी मिलती है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद जनता ने बगावत क्यों की, इस पर हमने चर्चा की। और 1857 क्रांति कैसे हुई थी, क्या कारण थे, क्या नतीजा निकला उसका, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी ही हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम एनसीईआरटी में अपने अगले चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। त्यौहार है, अच्छे से मनाइए, अपने आप को हानि मत पहुंचाइएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के थैंक यू, जय हिंद।